अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और आज उसका हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। कहता है इन 1913 नील्स बोहर प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम विच इज़ कॉल्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। कहता है 1913 में एक साइंटिस्ट था नील्स बोहर, उसने एक हाइड्रोजन एटम के लिए एक मॉडल दिया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे अरेंज होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, और उस मॉडल को नाम दिया गया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बेसिक पोस्टुलेट्स, अब इसके बुनियादी नुकात देखते हैं। प्रपोज्ड बाय नील्स बोहर स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोजन एटम। कहता है ये जो मॉडल है ये ख़ास तौर पर सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए उसने पेश किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन स्पेसिफिक पाथ्स। कहता है उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, हमें पता है कि वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस के बाहर मूव करेंगे ना, एक ख़ास शेल के अंदर मूव करेंगे, एक ख़ास सर्कल के अंदर या एक ख़ास पाथ के अंदर मूव करेंगे, जिसको उसने नाम दिया था ऑर्बिट्स या शेल्स। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट। कहता हर जो ऑर्बिट है ना उसकी एक ख़ास एनर्जी है, तो उस एनर्जी के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिवॉल्व करेंगे। अगर आप नीचे डायग्राम में देखें तो आपको ये 4 शेल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब हर शेल की एक प्रॉपर एनर्जी है और इन शेल्स को नाम भी दिया गया। जो पहला शेल है उसका नाम दिया गया के, दूसरे शेल को नाम दिया गया एल, तीसरे शेल को नाम दिया गया एम और चौथे शेल का नाम है एन। सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इन शेल के अंदर मूव करेंगे। नेक्स्ट है एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक्स, के उनकी एनर्जी कैसे होगी। पहले कहते हैं ग्राउंड स्टेट, आल्सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी इज मिनिमम, इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। कहता है वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सबसे करीब वाले शेल में होगा ना, यानी पहले शेल के अंदर, उसकी एनर्जी सबसे कम है और इसलिए उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। यानी कि ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पे एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है, सबसे मिनिमम होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल में होंगे उनकी एनर्जी सबसे मिनिमम होगी। हायर ऑर्बिट्स, द ऑर्बिट्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस पोजेस सक्सेसिवली ग्रेटर एनर्जी। कहता है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर मूव करते जाएंगे तो जो शेल्स आगे आते जाएंगे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। जो न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा शेल, उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। द इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई अ स्पेस इन बिटवीन द ऑर्बिट्स। कहता है इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इन ऑर्बिट्स के दरमियान नहीं रह सकता, वो सिर्फ इन ऑर्बिट्स के अंदर रहेगा, जबकि जो स्पेस इन ऑर्बिट्स के दरमियान में है ना, इन शेल्स के दरमियान में, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दीज शेल्स आर आल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल्स। कहते हैं इन शेल की एनर्जी फिक्स होती है, इसलिए हम शेल्स को ये भी कह सकते हैं एनर्जी लेवल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेल के स्ट्रक्चर पे कि शेल्स की नंबरिंग कैसे है। वो भी हमने डिस्कस किया है कि शेल को लेबल किया के एल एम एन। पहला शेल जो है वो एन के है और उसका जो नंबर है वो है एन इज़ इक्वल टू 1। द शेल विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड फर्स्ट शेल और के शेल। जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब है उसको के शेल भी कह सकते हैं या फर्स्ट शेल भी कहा जा सकता है। एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर मौजूद होगा उसकी एनर्जी फिक्स होगी। नेक्स्ट है एल शेल जिसकी वैल्यू है 2, एन इज़ इक्वल टू 2। ग्रेटर डिस्टेंस एंड एनर्जी, कहता है इसका फासला न्यूक्लियस से ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी पहले शेल से भी ज़्यादा होगी। E2 यानी कि दूसरे शेल की एनर्जी इज़ ग्रेटर देन E1। हायर शेल्स एम फॉलो सेम पैटर्न, इसी तरह जो बाद में शेल आएंगे, जैसे तीसरा शेल है जिसको एम कहा था, उसके बाद फोर्थ शेल है जिसको एन कहा था, तो उनकी एनर्जी इनसे भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। कहता है ईच शेल इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स और ऑर्बिटल्स। हर शेल को ना मज़ीद डिवाइड किया गया है, किसके अंदर, सब शेल्स के अंदर या ऑर्बिटल्स के अंदर। द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन अ शेल इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एन फॉर डैट शेल वेयर एन इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे जो एन की हम बात करें, एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हर शेल के अंदर एक मखसूस शेल्स होते हैं। अब आगे नीचे देखें तो आपको सब शेल्स मिलेंगे। जैसे एन इज़ इक्वल टू 1 पहला शेल है तो उसके अंदर कितने सब शेल होंगे, उसके अंदर सिर्फ एक सब शेल होगा, यानी कि जो वैल्यू है एन की उतने ही उसके अंदर सब शेल होंगे। अब पहले शेल की वैल्यू है 1 तो उसके अंदर सिर्फ एक सब शेल है जो कि एस है। दूसरा शेल है एन इज़ इक्वल टू 2, अब इसके अंदर दो सब शेल्स होंगे एस और पी। तीसरा है एन इज़ इक्वल टू 3, इसके अंदर 3 सब शेल्स होंगे एस पी एंड डी। और फोर्थ है उसके अंदर 4 सब शेल्स हैं एस पी डी एंड एफ। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो जो सबसे
पहला शेल है जिसको हमने नाम दिया के, वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है। उसके बाद दूसरा शेल है एल, फिर तीसरा है एम और चौथा है एन। नेक्स्ट वो कहता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक चार्ज्ड क्लाउड whose लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद 100% सर्टेनिटी। अब जैसे सोलर सिस्टम है ना हमारा, उसमें हमें पता है कि जो सूरज है उसके अगर ज़मीन रोटेट करती है तो हम पता वहाँ पे लगा सकते हैं कि इस वक्त ज़मीन कहाँ पे होगी, वो अपने ऑर्बिट के किस हिस्से में होगी। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब वो कहने को तो मूव करता है न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन उसकी मूवमेंट इतनी सिंपल नहीं है। हम किसी भी मूवमेंट पे ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन अब एग्जैक्टली इस लोकेशन पे होगा। तो वो ये बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाना ये पॉसिबल नहीं है। ऑल वी कैन से इज दैट देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। हाँ, ये इम्कानात कह सकते हैं कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन इसके आसपास हो। एग्जैक्ट लोकेशन प्रेडिक्ट नहीं हम कर सकते। हम ये कह सकते हैं ये एरिया है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस इस वक्त ज़्यादा हैं। एटम्स हैव इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन लेयर्स और शेल्स। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द अब शेल में मूव करते हैं, जिसको भी हमने डिस्कस किया, और उन शेल्स का नाम है KLMNN और उनकी नंबरिंग 1 2 3 4 है। नेक्स्ट वो कहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं किसी भी शेल में। जैसे पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, दूसरे में कितने आ सकते हैं, तीसरे में कितने आ सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे n की बात करें तो ये शेल का नंबर है। जैसे पहला शेल है तो n की वैल्यू 1 होगी, दूसरा है तो 2 होगी। अब नीचे कैलकुलेट किया गया, जैसे पहला शेल है K शेल, उसमें n की वैल्यू 1 है। तो जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे, यानी कि पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह एल शेल है, उसके अंदर n की वैल्यू है 2, तो उसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसका जवाब आएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी दूसरे शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तीसरा शेल है एम शेल, उसकी वैल्यू देखें तो 3 है और उसकी कैलकुलेशन में 18 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो इट मीन्स के इस शेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और जो फोर्थ शेल है उसमें n की वैल्यू है 4 और उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं 32। इट मीन्स के इसके अंदर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। शेल के बाद अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हो सब शेल के अंदर, तो कहता है ईच शेल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स S P D एंड F। में पता है कि जो हर शेल है वो मज़ीद डिवाइड हुआ है मुख्तलिफ सब शेल्स के अंदर, S P D और F के अंदर। इसी तरह इन सब शेल्स की भी अपनी एक लिमिट है कि वो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सेकंड शेल लेते हैं, सेकंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और सेकंड शेल में सब शेल्स कितने हैं, वो हैं 2, एक है S और एक है P। अब S सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जो P सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। इसी तरह जो D सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और जो F सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। So the distribution of electrons depend just not on the shell but also on the subshells inside the shell। तो कहता है जो इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम है वो ना सिर्फ डिपेंड करती है शेल के अंदर के कितने इलेक्ट्रॉन शेल में है, बल्कि हमें ये भी देखना पड़ता है कि शेल के सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। हम अब तक पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये मिलकर बनाते हैं एटम, और हमने ये भी पढ़ा कि मुख्तलिफ एटम्स के अंदर इनकी तादाद भी मुख्तलिफ होती है। अब यहाँ से हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कॉन्सेप्ट लेते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। कि जो भी मैटर है, चाहे गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, किसी भी फॉर्म में, उसके अंदर बुनियादी तौर पर ये 3 चीज़ें ही होंगी, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। In other words, the atoms of all the elements present in this world contain same electrons, protons और neutrons। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी एटम्स इस दुनिया में मौजूद हैं सब के अंदर एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। हाँ, उनकी जो तादाद है वो डिफरेंट होगी। However, an atom of one element differ from an atom of another element because it contains different number of the fundamental particles। तो हाँ, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ क्यों है, क्योंकि उनके अंदर इनकी तादाद में फ़र्क है। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। कहता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है उसको हम कह देते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे एक न्यूक्लियस है या एक एटम है, उसके अंदर टोटल 10 प्रोटॉन है,
तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो जेड के सिंबल के साथ करते हैं। सिंस एन एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम विल बी द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कहता है एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, दोनों की तादाद बराबर होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर की जो तादाद है वो प्रोटॉन्स की तादाद के भी बराबर है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के भी बराबर है। नेक्स्ट वो कहते हैं दिस नंबर इज़ यूनिक टू ईच एलिमेंट एज सर्व एज आइडेंटिफायर। अभी हमने बात की कि हर एलिमेंट का जो एटम है उसके अंदर इनकी तादाद मुख्तलिफ होगी। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो कहता है हर एलिमेंट है ना उसको हमने उसका एटॉमिक नंबर असाइन कर दिया उसके प्रोटॉन्स की तादाद पे। तो हमने अब उसको तरतीब भी दे लिया पीरियोडिक टेबल में कि ये एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर ये है इसका ये है, तो एक तरतीब लगा ली असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। फॉर एग्जांपल एन ऑक्सीजन एटम हैज़ 8 प्रोटॉन सो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 8। कहता है जैसे ऑक्सीजन की मिसाल लें, अब उस ऑक्सीजन के अंदर टोटल 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 8। एन आयरन एटम हैज़ 26 प्रोटॉन सो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 26। इसी तरह जो आयरन एलिमेंट है उसके अंदर टोटल 26 प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 26 हो। नेक्स्ट टॉपिक है मैस नंबर। अभी हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि जितने किसी भी एटम में प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब मैस नंबर क्या है? मैस नंबर है कि किसी भी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद को मिलाएं तो वो उसका मैस नंबर बन जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम अकाउंट फॉर नियरली ऑल ऑफ इट्स मैस, विच इज़ वाई दिस सम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर और मैस नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम दोनों का जिक्र करते हैं, प्रोटॉन्स का भी और न्यूट्रॉन्स का भी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के सिंबल के साथ। कहता द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल दैट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मैस नंबर। अब मैस नंबर में हमने इलेक्ट्रॉन्स का कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मैस बहुत थोड़ा होता है, इसलिए उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जस्ट लाइक द एटॉमिक नंबर एन एलिमेंट्स एटम कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स मैस नंबर। जिस तरह हमने एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट को दिए हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन को हमने 8 एटॉमिक नंबर दिया है, कार्बन को हमने 6 एटॉमिक नंबर दिया है, इसी तरह हर एलिमेंट को हमने उसका मैस नंबर भी दे दिया है। तो हम मैस नंबर से भी पहचान सकते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल इन ऑक्सीजन द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज 16 मेकिंग इट्स मैस नंबर 16। जैसे ऑक्सीजन की अगर एग्जाम्पल लें तो उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इनको अगर कंबाइन करें टोटल 16 बनता है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है उसका मैस नंबर 16 है। अब जहाँ भी लिखा होगा मैस नंबर 16 तो हमें पता लग जाएगा कि ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है। जहाँ पे लिखा होगा मैस नंबर 12 हमें पता लग जाएगा कि ये कार्बन की बात हो रही है। हाउ टू राइट, अब हमने मैस नंबर भी पढ़ लिया और एटॉमिक नंबर भी पढ़ लिया, अब इनको लिखते कैसे हैं? कहता दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑफन इंक्लूडेड विद द एलिमेंट सिंबल। कहता हम एलिमेंट के सिंबल का यूज़ करते हैं। वेयर द एटॉमिक नंबर इज रिटन एज लेफ्ट सबस्क्रिप्ट एंड द मैस नंबर इज रिटन एज लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट। अगर आप नीचे गौर करें ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन में देखिए ऊपर लिखा हुआ है 16 लेफ्ट साइड पे ऊपर, और जो एटॉमिक नंबर है वो लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे नीचे करके। तो ये लिखने का तरीका होता है कि एलिमेंट का सिंबल होता है, उसके लेफ़्ट साइड पे ऊपर की तरफ हम लिखते हैं मैस नंबर, जैसे यहाँ पे 16 है, और जो नीचे की तरफ हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। इस तरह कार्बन की एग्जांपल देखिए तो कार्बन पे ऊपर लिखा हुआ 12 और नीचे लिखा हुआ है 6। फिर वो पूछता है कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि अब हमने न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। The number of neutrons in an atom can be calculated of its atomic number and mass number using the formula। कहता है हम mass number और atomic number के ज़रिए से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फार्मूला है n इज़ इक्वल टू ए हमारा मैस नंबर है माइनस z, और जो z है वो हमारा एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सल्फ़र एटम, सल्फ़र एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स हम फाइंड करना चाहते हैं। हमें उसका मैस नंबर पता है वो है 32 और उसका एटॉमिक नंबर है 16। तो जब हम मैस नंबर के अंदर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 16 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ गए हैं। उसके बाद आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन बेरियम। कहता आपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं किसके अंदर? बेरियम एलिमेंट के अंदर।
और बेरियम का उसने मैच नंबर हमें प्रोवाइड कर दिया 137 और एटॉमिक नंबर 56 प्रोवाइड कर दिया। अब हमें ये बात पता है कि कोई भी न्यूट्रल एटम है उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को कहा था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे 56 है, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन्स भी 56 ही होंगे। और चूँकि ये न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 56 ही होगी। अब रह गया न्यूट्रॉन्स, तो उसका फार्मूला हमें मालूम है, n=a-z। मैस नंबर 137 है और एटॉमिक नंबर है 56। तो जब मैस में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो 81 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारा जवाब आएगा। उसके बाद आखिर में उसने कुछ एक्सरसाइज आपके लिए दी है कि आपने इन 3 एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है। तो वन बाय वन हम इनको फाइंड करते हैं। पहला है Pt यानी प्लाटीनियम। प्लाटीनियम का मैस नंबर है 195 और एटॉमिक नंबर है 78। तो अगेन जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहाँ पे 78 होगी एटॉमिक नंबर के बराबर। और न्यूट्रॉन्स का फार्मूला हमें पता है n=a-z। तो जब उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 117 इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आएंगे। उसके बाद उसने पूछा है Mn यानी मैंगनीज़ का, और मैंगनीज़ के अंदर देखें तो 55 उसका मैस नंबर है और एटॉमिक नंबर 25 है। अगेन यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम आएंगे, यानी 25, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फार्मूले के ज़रिए 30 इसका आंसर आएगा। और आखिर में है आयोडीन। आयोडीन का मैस नंबर है 127 और एटॉमिक नंबर है 53। तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है वो फार्मूले के ज़रिए 74 निकल के आ रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।